बिहार स्पेशल का जो सेगमेंट है वो पीटी के दृष्टिकोण से, उसमें सफलता के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक तो बिहार स्पेशल में जो चीजें पढ़नी है वो हर जगह सिस्टमेटिक रूप में अवेलेबल नहीं है। अगर कहीं अवेलेबल है भी तो एक उसमें काफी गलतियां रहती हैं, और उन गलतियों के कारण न तो आपकी समझ बन पाती है और न प्रश्नों के सही उत्तर आप दे पाते हैं। दूसरी बात कि जो बिहार के बाहर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बिहार स्पेशल पर पढ़ाई करना, सोर्स जुटाना काफी महत्वपूर्ण है। बिहार स्पेशल से 10 से लेकर 25 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। अब ये नहीं हम कह सकते हैं कि किसमें कितना पूछा जाएगा। हो सकता है कि जीरो भी हो जाए, कभी कभी बिहार से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन अगर 10 से 25 तक के बीच में कहीं भी रहता है, हम 10 ही मान लेते हैं, तो 10 में से ये हमारे पीटी में सफलता दिलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और उसमें हिस्ट्री का योगदान, जो बिहार का हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ये सभी का योगदान रहता है। हम लोग जानते हैं कि बिहार पीटी के लिए 8 सेक्शंस हमको पढ़ने होते हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, मैथ्स, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल। ये जो बिहार स्पेशल का जो सेगमेंट है ये अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है। और जब बिहार स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें उसके हर पहलू से गुजरेंगे। जैसे बिहार स्पेशल के स्टडी को हम लोग एक तो इसके हिस्ट्री में बांट देंगे, इसके बाद इसके ज्योग्राफी में बांट देंगे, इसके बाद इसके पॉलिटी में बांटेंगे। जो इंडियन पॉलिटी है हम लोग अलग से तो पढ़ते हैं, लेकिन जब बिहार की पॉलिटी होती है तो फिर उसमें बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, उसका स्ट्रक्चर, यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उनसे संबंधित जो विशेषताएं हैं, या फिर जो बिहार का जो पंचायत राज सिस्टम है उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो उन सभी चीजों को हम लोग इसमें देखते हैं अलग से। जो कि आमतौर से जो हम लोग मुख्य धारा में जो बिहार पॉलिटी, ये जो इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं उससे ये अलग हो जाता है। उसके बाद इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में बिहार का जो आर्थिक समीक्षा है, या फिर बिहार का बजट है, या बिहार से रिलेटेड बाकी जो पूरे साल में आर्थिक आंकड़े जो आते रहते हैं उनका संकलन, तो उस पर हमको विचार करके, या जो जैसे कृषि से हुआ, उद्योग से हुआ, तो इन सभी से हमको ये करना होगा। तो यहाँ पर हमको इन सभी चीजों को देखना होगा। सबसे पहले हम आते हैं हिस्ट्री पे। ठीक है, अभी हमको हिस्ट्री पे देखना होगा। तो अब जाहिर है कि बिहार जो मानव सभ्यता शुरू हुआ उसमें बिहार का प्रारंभ से ही रहा। अगर हम केवल ऋग्वेद काल को छोड़ दें, जहां पर बिहार के क्षेत्र से कोई एक्टिविटी नहीं मिलती है, तो बिहार में अगर हम देखते हैं कि पाषाण काल से लेकर और कंटिन्यूअस यहाँ पर मानवीय गतिविधियां जो है मिलते रहती हैं। तो हम लोग वहां से शुरू करेंगे, यानी कि पाषाण काल। ठीक है, अब पाषाण काल, और इसे सवाल भी पूछता है। अब पाषाण काल से देखते हैं कि पाषाण काल को हम लोग बांटेंगे। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल। तो देखते हैं कि यहाँ से बिहार में इन युगों से बिहार से क्या मिलता है और उससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम पूरा पाषाण में देखते हैं
तो अगर हम पूरा पाषाण काल में बिहार से जिन स्थलों से हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसमें हम देखते हैं कि मुंगेर काफी महत्वपूर्ण है, गया काफी महत्वपूर्ण है, पटना से मिलता है, भागलपुर से मिलता है, ये सभी जो रोहतास से मिलता है, ये सभी जो स्थल हैं। अब जैसे कि मुंगेर है तो मुंगेर से भीम बांध और पैसरा, ये दो जगह मुंगेर का काफी महत्वपूर्ण है, जहां से कि पुरातात्विक साक्ष्य बिहार के क्षेत्र से मिलते हैं। इसके अलावा मुंगेर की जो खड़गपुर पहाड़ी है, मुंगेर की जो खड़गपुर पहाड़ी है, वहां से सोंडीहवा जगह है, सोंडीहवा जगह है, यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य जो है पूरा पाषाण काल का मिलता है। तो ये अगर सवाल आता है कि पूरा पाषाण काल से बिहार से किस स्थल से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, और अगर ऑप्शन में मुंगेर, गया, पटना, भागलपुर, रोहतास इस तरह से रहे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मुंगेर में भी अगर स्पेसिफिक होगा तब फिर भीम बांध, पैसरा, या अगर केवल पैसरा को ही देकर पूछे, केवल भीम बांध को ही देकर पूछे, केवल खड़गपुर को ही देकर पूछ सकता है, तो उस परिस्थिति में हमारी जानकारी और थोड़ी विशिष्ट होगी। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि गया है तो गया का केमार घाटी, जेठियन, जेठियन जो पहाड़ी है वहां से भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। और गया का जो एरिया है वहां से और भी कुछ कुछ एरिया है, जैसे कि सोनपुर है, ताराडीह है, केकर है। आप इसको नोट करते जाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि क्या बताए कि सोनपुर है, ताराडीह है, केकर है, तो ये सभी विशिष्ट जगह हैं जहां से कि बिहार से पाषाण काल का अवशेष हमको मिलता है। अब पटना का है, पटना का मनेर है, पटना के मनेर से पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। भागलपुर का दो जगह काफी महत्वपूर्ण है, एक तो राजपोखर, ठीक है, और दूसरा भाली जोत, ये दो जगह यहाँ का काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रोहतास का सेनवार जो जगह है ये काफी महत्वपूर्ण है, सेनुवार। तो ये सभी मैच करने को आए या कुछ भी किसी भी तरह से आए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। केवल स्थल से ही नहीं होगा, जैसे पूरा पाषाण काल में अगर हम इंटर किए हैं तो केवल स्थल से नहीं होगा, हमको ये दिखाना होगा कि वहां से टूल्स क्या क्या मिले हैं, मतलब कि औजार क्या क्या मिले हैं। क्योंकि पाषाण काल में हमको बस्ती नहीं मिलती है, पाषाण काल में हमको घर नहीं मिलता है, सांस्कृतिक महत्व का और कोई चीज नहीं मिलता है, टूल्स मिलता है, औजार मिलते हैं। और जो औजार हमको बिहार के पूरा पाषाण काल से मिला है उन औजारों को इतिहासकारों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अगर वर्गीकरण से देखा जाए तो वो आता है एस्यूलियन। एस्यूलियन, ये एस्यूलियन क्लास के टूल्स होते हैं जो कि फ्रांस में एक जगह है सेंट एस्यूल करके, वहां सबसे पहले औजार मिला है और पूरे विश्व के पाषाण काल के औजारों का वर्गीकरण इसी ढंग से किया गया है। तो ये एस्यूलियन क्लास के इसमें आते हैं। और इसमें हमको क्या मिलता है, कौन से औजार मिलते हैं, हमको इसमें मिलता है हस्त कुठार मिलता है, यानी कि हैंड एक्स मिलता है, स्क्रैपर्स मिलता है यानी विदारणी मिलता है, इसके अलावा फुरचनी मिलता है। तो ये सभी जो है हमारा पाषाण काल से बिहार से अवशेष प्राप्त होते हैं। इसी तरह से अगर हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो मध्य पाषाण काल में अगर हमको देखना है तो मध्य पाषाण काल से काफी महत्वपूर्ण है यहाँ से भी। एक तो मुंगेर से जो पाषाण, जो पूरा पाषाण काल में मिला था, तो मध्य पाषाण काल में मुंगेर जो है
काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा बिहार में पूरा पाषाण काल से, खासकर मध्य पाषाण काल से एक ऐसा अवशेष मिला है, एक ऐसा रिमेन्स मिला है जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ से कैमूर, रोहतास की जो पहाड़ियां हैं वहां से रॉक पेंटिंग मिला है, जो कि ये रॉक पेंटिंग अगर इंटरनेशनल स्तर से अगर तुलना किया जाए तो इतिहासकारों द्वारा जो इंटरनेशनल लेवल से दिया गया है, तो स्पेन का जो महत्वपूर्ण, स्पेन के और फ्रांस के, ये जो महत्वपूर्ण यहाँ से पेंटिंग मिला है पूरा पाषाण काल का, वो यहाँ से हमको मिला है बिहार से। और इसमें है एक तो स्पेन का अल्टामीरा करके, ये चित्रकारी का वर्गीकरण है। ये अगर प्रश्न अगर थोड़ा सा टफ पूछ दिया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। और फ्रांस से जो मिला, जो फ्रांस से जो तुलनात्मक किया गया है, वो लेसाकॉक्स नामक पेंटिंग मिला है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ काफी महत्वपूर्ण ये रॉक पेंटिंग मिलता है। और रॉक पेंटिंग का विषय क्या है? रॉक पेंटिंग का विषय है शिकार, चलते हुए, चलना, ठीक है, या टहलना, और नृत्य। तो ये मुद्रा जो यहाँ दिखाया गया है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा नौ पाषाण में आते हैं, तो नौ पाषाण में हमारे पास दो महत्वपूर्ण, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध जगह है। वो है एक चिरांद और एक है चेचर। चिरांद जो है ये सारण जिला में है, और चेचर जो है वैशाली जिला में है। सवाल तो केवल इतना भी अगर आ सकता है कि चेचर जिला किस, ये चेचर स्थल किस जिला में है, चिरांद किस जिला में है, ये किस काल से संबंधित है, तो इतना भी केवल पूछा जा सकता है। अब यहां से जो है हम लोग पहले आते हैं चिरांद पे। चिरांद में हम देखेंगे कि चिरांद एक ऐसा ऐतिहासिक रूप से समृद्ध स्थल है जहां पर नवपाषाण काल से लेकर पाल काल तक लगातार मानव गतिविधि का अस्तित्व मिला है। चिरांद वैसे ये सोन, गंगा, घाघरा और गंडक, ये चारों नदियों के संगम पे स्थित है, ठीक है। और यहां से जो बहुत महत्वपूर्ण चीज मिला है वो है बोन टूल्स, यानी कि बोन टूल्स यानी कि हड्डियों का, हड्डियों से बने औजार। और ये हड्डियों से बने जो औजार हैं, ये इनकी संख्या करीब करीब 400 मिली। और चिरांद का नौपाषाण काल का महत्व कश्मीर के गुफकराल और बुर्जहोम से मिलता है, क्योंकि जितना वो महत्वपूर्ण है नौपाषाण काल के लिए, हमारे बिहार का चिरांद ये जो जगह है वो नौपाषाण काल में उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फिर और कहीं से नहीं मिलता है। इसके अलावा 12 प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है, 12 प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है। इसके अलावा यहाँ से मृदभांड मिले, और ये मृदभांड जो है करीब करीब 25,000 मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चिरांद जो है नवपाषाण काल का जो स्थल है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण ये रहा है। इसके अलावा, इसके अलावा अगर हम देखते हैं जो जो मृदभांड की अगर बात करते हैं, तो मृदभांड इसमें रंगों के आधार पर भी मृदभांडों का ये वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें लाल कलर का और काला और लाल दोनों तरह का, यानी कि रेड वेयर
और ब्लैक एंड रेड वेयर एंड ब्लैक एंड रेड वेयर। तो ये ऐसे जो है मिलता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि काफी समृद्ध पूरा पाषाण काल में भी हमारे बिहार का जो अस्तित्व है, हमारे बिहार से जो जो अवशेष मिले हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। छेसर के बारे में जैसे कि बताया, छेसर वैशाली जिला में स्थित है। और इसका जो प्राचीन मतलब जो अन्य नामों से भी जो जाना जाता है, इसको कोटीग्राम और श्वेतपुर। तो अगर ये सवाल पूछे कोटीग्राम और श्वेतपुर, तो ये अगर पूछे कि ये किसका नाम है, तो ये चेचर का ही नाम है। तो इस तरह से अगर हम नक्सल में देखें तो बिहार का जो पाषाण काल का है, पाषाण काल में हमको पूरा पाषाण काल से भी मिलता है, हमको मध्य पाषाण काल से भी मिलता है, हमको नव पाषाण काल से भी मिलता है। जो पूरा पाषाण काल के और जो स्थल है, ये स्थल है। और ये हमारा टूल्स है, ये औजार है कि ये क्या क्या वहां से मिला है, उसका ये वर्ग। उसी तरह से मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल के औजारों के वर्गीकरण के बारे में आपको पता है कि इनको क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ, यानी कि सूक्ष्म औजार। ठीक है, ये सूक्ष्म औजार। और नव पाषाण काल में आप देख रहे हैं कि पत्थरों के भी मिले हैं और हड्डियों के भी औजार यहाँ से मिलने लगे हैं। तो इस तरह से पूरा पाषाण काल में और पाषाण काल में, मतलब कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में बिहार से काफी समृद्ध पुरातात्विक साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं। इसी प्रकार से अब हम लोग आते हैं इससे हटकर वैदिक और ब्राह्मणिकल जो लिटरेचर हैं उनके आधार पर।